हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स का चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर है। आईएससी बोर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज समवन हु अंडरटेक्स एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कोई नया आदमी जो होता है, जो एंटरप्राइज क्रिएट करता है, बनाता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, इसमें हम लेबर, कैपिटल और बहुत से इनपुट्स को साथ में मिलाकर ओके और नए प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो अपने साथ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करके ओके यहाँ वहाँ से रिसोर्सेज को असेंबल करके उसको एग्जीक्यूट करके कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या इंडिविजुअल का कोई ग्रुप हो सकता है ओके जो अपॉर्चुनिटी को टैप करता है, सही अपॉर्चुनिटी को समझता है, गैदर्स द रिसोर्सेज नीडेड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए जो रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है उसको गैदर करता है और सारा रिस्क अज्यूम करता है। वो इनिशिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और सारे अफेयर्स जो होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के रिलेटेड टू सप्लाइंग प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड आइडियाज़। ओके, सो उसका नेचर क्या है? वो एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिंग होता है, रिस्क बेयरिंग होता है और मेन होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन का काम। ओके, सो रिस्क बेयरिंग, ही इज़ अ पर्सन हु टेक्स रिस्क फॉर स्टैब्लिशिंग अ न्यू वेंचर। किसी न्यू वेंचर को शुरू करने के लिए, नई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो रिस्क उठाता है। ओके, और रिस्क उठा के वो एक ऐसा एंटरप्राइज क्रिएट करता है जो वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड हो ओके और उनका वेलफेयर भी हो। फिर दूसरा काम है ऑर्गेनाइजेशन का। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद वो ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करता है जो इनोवेटिव होता है और जो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, वैल्यू क्रिएट करता है। एंड दे आर ऑल्सो द पर्सनस हु आर हाईली इनोवेटिव। ओके, वो रिस्क लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशंस करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स है और एक स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिनके माइंड में आइडियाज़ आते हैं और वो इंडिपेंडेंटली उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कोई नई इनोवेटिव आइडियाज़ उनके माइंड में आई, वो रिसोर्सेज खुद ही गैदर करते हैं और किसी हायर अथॉरिटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते। दे कैन सेट अप देयर ओन एंटरप्राइज ओके और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर आइडिया ओके इंडिपेंडेंटली। स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो किसी एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनके अंदर भी कुछ इंडिपेंडेंट आइडियाज़ आते हैं ओके थॉट्स आते हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन से रिसोर्सेस और कैपिटल गैदर करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे जो होते हैं दे आर स्पिन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, जो एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में रहते हुए कोई नए आइडियाज़ लेकर आते थे ओके और फिर उस आइडिया को वो अपने ही नए फॉर्म में, नए एंटरप्राइज में यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो इन एंटरप्रेन्योर्स कितने तरीके के हैं? पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डिस्कवर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस ओके और न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। Ajit Narayan and IIT Chennai alumni created a communication device converting limited music muscle movements into speech. तो he launched innovation labs to produce and sell the device. उसी तरह विजय शंकर शर्मा ही लॉन्च्ड पेटीएम और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये लोग जो होते हैं ओके बहुत कॉमन होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो इनोवेटिव होती हैं, जो फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट थॉट लेकर आते हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ ओके दे आर यूजुअली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड वी हैव शॉर्टेज ऑफ सच एंटरप्रेन्योर्स इन underdeveloped countries. Such entrepreneurs emerge only when the country has achieved a certain level of development. कुछ एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव करने के बाद आपको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स दिखते हैं जो न्यू आइडियाज़ और क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। दूसरे तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इमिटेटिंग और एडोप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। ओके, ये क्या करते हैं? दे इमिटेट द टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फ्रॉम अदर एंटरप्रेन्योर्स। जैसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का केस ले सकते हैं, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया था और ये फ्लिपकार्ट का जो पूरा लेआउट था, ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज ऑन द लाइंस ऑफ अमेजोन ऑफ यूएसए। इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ओके दे आर फाउंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। दे इमिटेट और कॉपी द टेक्नोलॉजी फ्रॉम हायर डेवलप्ड कंट्रीज़। बिजनेस मॉडल्स को, टेक्नोलॉजी को वो कॉपी करते हैं ओके और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें एडजस्ट और एडप्ट करते हैं, सूटिंग टू द नीड्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। ओके, लेकिन इमिटेटिंग या एडप्टिव एंटरप्रेन्योर्स दे डोंट फेस मच रिस्क। ओके, यहाँ पर ये जो होते हैं दे आर एडप्टर्स एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन
countries with limited resources. तीसरा तरह का जो एंटरप्रेनर है वो होता है फेबियन एंटरप्रेनर्स. द दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स आर वेरी कॉशियस. ये बहुत ही ज़्यादा कॉशियस, केयरफुल होते हैं एंड स्केप्टिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं जब भी कोई बदलाव लानी हो. ओके, तो ये जल्दी बदलाव करने से कतराते हैं. ये अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना नहीं चाहते. ना तो उनके अंदर कोई विलिंगनेस होती है और ना ही कोई डिज़ायर होता है इमिटेशन का या कुछ नया इंट्रोड्यूस करने का. ये ना तो कोई नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं और ना ही किसी की दूसरी आइडिया को कॉपी करते हैं या उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं. दे आर लेज़ी. ओके, दे डोंट टेक रिस्क. यूजुअली दे आर डोमिनेटेड बाय कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन. मॉम एंड पॉप स्टोर्स आर लार्जली फेबियन एंटरप्रेनर्स. चौथा तरह का जो एंटरप्रेनर है दैट इज़ ड्रोन एंटरप्रेनर्स. दे रिफ्यूज़ टू एडोप्ट एंड यूज़ अपॉर्चुनिटीज़. ओके, ये ऐसे होते हैं जो चेंज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते. ओके, they don't want to change. They refuse to adopt and use opportunities to carry out changes in production and distribution. They even suffer losses due to their this stable nature. उनका ये जो स्टैटिक नेचर है इसकी वजह से वो काफ़ी नुकसान भी झेलते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में किसी भी तरह का परिवर्तन या इनोवेशन या चेंज लाना नहीं चाहते. ओके, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि छोटे मोटे चेंज से कहीं इनके बिज़नेस को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और लॉसेस झेलना ना पड़े. सो इस वजह से दे बिकम कम्प्लीटली वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट. वो लॉन्ग टर्म कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते क्योंकि उनका इनोवेटिव नेचर नहीं है, चेंज उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो कम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते. Several Indian entrepreneurs had to lose their business. Okay, they had to shut down their businesses when they had to face the challenges from countries, high brand countries, from foreign companies. जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई 1991 में, तो बहुत सारी भारतीय कंपनियां जैसे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज मुंबई में जो हैं, ये सब बंद हो गए थे बिकॉज दे डिड नॉट मॉडर्नाइज दियर प्लांट एंड मशीनरी. उन्होंने अपने प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीन पार्ट्स हैं उनमें किसी भी तरह का रिफॉर्मेशन या मॉडर्नाइजेशन नहीं किया. एंड दे डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द चेंजिंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स. तो कस्टमर्स के बदलते नीड्स, उनके बदलते हुए मूड्स और उनके जो नए डिज़ायर्स हैं उन पर इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया. DCM Tata Products was one of the earliest firms in India, but it could not survive to keep pace because it did not accept the change that was being needed by the situation. Okay. Now coming to characteristics of a successful entrepreneur. एक successful entrepreneur बनने के लिए क्या क्या खूबियाँ चाहिए? Characteristics. Forward looking. He must be a keen observer and have the ability to spot the opportunity. बहुत ही कीन हो, साथ ही उसकी नज़र हो और वो उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर पाए. उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई गेन कर पाए जहाँ वो ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सके. They are able to anticipate trends, opportunities and future organizational challenges. Secondly, they should be hard working. They must put on constant effort and realize a sense of satisfaction. तीसरा है कि उन्हें पैशनेट होना चाहिए about their enterprise. Passion helps them to overcome difficulties and win over people. The fourth thing is they should be opinionated. An enterprise has to act as the pilot of his venture. वो उसे अपने वेंचर का बॉस बनना होगा and should always be ready and willing to take a stand for how they believe things should be done. उन्हें जैसे काम करना है, वो जिस तरह से सोचते हैं कि काम हो, उसके लिए वो दृढ़ता से खड़े रहें. मीन्स सरेंडरिंग वाला या गिविंग अप वाला नेचर एंटरप्रेन्योर का नहीं हो सकता. फिफ्थ पॉइंट, ही शुड बी कॉन्फिडेंट. दे शुड टेक टाइमली रादर देन आइडियल डिसीजंस. तो आप टाइमली डिसीजन ले, ना कि आइडियल डिसीजन. परफेक्ट डिसीजन मैटर नहीं करता, लेकिन डिसीजंस टेकन ऑन टाइम कैन गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी. दे डू नॉट प्रोकास्टिनेट मतलब वो अपने डिसीजंस को टालते नहीं हैं, एज अदरवाइज दे लूज अपॉर्चुनिटीज़. डिसीजन टालने का मतलब है अपॉर्चुनिटी को गंवाना. दे आर कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन देमसेल्व्स. रिसोर्सफुल. In order to launch and run an enterprise, financial, human and physical resources to adequate quantity or of good quality and at reasonable cost are required. तो ये रिसोर्सफुल भी होते हैं, इनके पास financial, human and physical resources adequately present होता है. An entrepreneur is able to collect the resources and he is also ready to make their best use. Seventh point is they should be positive. Entrepreneurs have to believe in themselves. They have the tendency to change the environment. वो इन्वायरमेंट, बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और उसी तरह से प्रोडक्ट में भी कुछ इनोवेशन ला सकते हैं. दे डू नॉट डिपेंड अपॉन लक. वो लक पर बिलीव नहीं करते, बट दे बिलीव ऑन देयर एफर्ट्स. विद द रोलर कोस्टर राइड दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. ये रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी बहुत ऊंचाई पर, कभी बहुत गहराई पर. यानी कि कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन आता है या कभी कभी लॉसेस और
इन्वेस्टमेंट का लॉस, ये सब झेलना पड़ सकता है. सो इट कीप्स दे मोटिवेटेड. ओके, उनकी सोच जो है पॉजिटिव सोच हेल्प्स द टीम टू गेट थ्रू हाइज एंड लोस in the business. Next is, what is entrepreneurship? The word entrepreneurship has been derived from the French root which means to undertake. Entrepreneurship is the process of undertaking an economic activity. एक ऐसी economic activity आप undertake कर रहे हैं, ओके, पैसे कमाने वाली कोई ऐसी बड़ी profitable business जिसमें रिस्क ज़्यादा है. It consists of running an enterprise also involving innovating, organizing and coordinating. Now coming to characteristics of entrepreneurship. पहला पॉइंट ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू और वेल्थ. ये वैल्यू या वेल्थ को क्रिएट करता है. क्रिएटिव एक्टिविटी या इनोवेशन. पॉइंट नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इनोवेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू. इससे कुछ नए प्रोडक्ट की निर्माण होती है. इट इज़ अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट. ओके, बदलते इन्वायरमेंट को हम रिस्पॉन्ड करते हैं अपने प्रोडक्ट में बदलाव करके. एंड एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइजेस द नीड. एंटरप्रेन्योर ही वो बंदा है जो उसे पता होता है कि कब हमें प्रोडक्ट के अंदर चेंज लानी है और कौन सा सही अपॉर्चुनिटी, सही मौका है जब ये काम करना है. एंड ही इनिशिएट्स द वर्क. ओके, ही डज थिंग्स इन अ न्यू एंड बेटर वेज. वो जो काम करता है बहुत ही नए तरीके से और बेहतरीन तरीके से करता है. थर्ड, डायनामिक प्रोसेस. एंटरप्रेन्योरशिप थ्राइव्स ऑन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ब्रिंगिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस. ओके, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में परिवर्तन आता है, उसी तरह से एंटरप्रेन्योर के आइडियाज़ भी थ्राइव करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं. और वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को साथ में लेकर चलता है, मतलब बदलाव को साथ में लेकर चलता है. यही उसके लिए हॉलमार्क है, यही उसकी पहचान है. Fourth point is purposeful activity. Entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or group who seek to earn profits. Okay, तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, पूरे मकसद के साथ, ओके, संकल्प के साथ किया गया एक्टिविटी है जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट्स कमाना थ्रू द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. फिफ्थ पॉइंट इज रिस्क एलिमेंट. एंटरप्रेन्योरशिप टेक डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. जब बहुत ही अनिश्चित समय आता है, डिसीजन मेकिंग बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो उस समय वो बहुत कूल माइंडेड होकर डिसीजन लेते हैं. देयरफॉर रिस्क इज़ एन इनहेरेंट एंड इनसेपरेबल एलिमेंट. तो रिस्क इनहेरेंट है, उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है. ओके, हम रिस्क को बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे रिस्क वाली सिचुएशन में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर लेते हैं. एन एंटरप्राइज इज़ अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट्स. ओके, बट देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. ये एंटरप्राइज हम प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, लेकिन लॉसेस को नकारा नहीं जा सकता. द सिक्स्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. एंटरप्रेन्योर असेंबल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर का काम है कलेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, सबको साथ मिलाते हुए चलना, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल सब आते हैं. मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप आर अदर इंपॉर्टेंट फैसेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप की भी बात देखी जाती है. फिर सातवां पॉइंट है गैप फिलिंग फंक्शन. गैप फिलिंग, गैप का मतलब है जो खाली जगह है उसे भरना. सो इट इज़ द जॉब ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू फिल द गैप बिटवीन नीड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज और लोगों की ज़रूरत के बीच में जो गैप है, मतलब लोगों के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है और हम गुड्स एंड सर्विस तैयार करके देते हैं. तो ये जो गैप है, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज और लोगों के नीड्स के बीच में, इन गैप्स को फिल करना, एक ब्रिज क्रिएट करना और बहुत स्मूथली गुड्स एंड सर्विसेज लोगों तक पहुँचाना, ये एंटरप्रेन्योर का काम है. इट इज़ अ गैप फिलिंग फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ही हैज़ टू कंप्लीट द इनपुट्स. जो भी इनपुट्स उसको मिलते हैं उसे प्रोसेस करके, ओके, प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत से फैक्टर्स हैं, ओके, थ्रू विच एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अफेक्टेड. नंबर 1, पॉलिटिकल. बिजनेस हैज़ टू फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉस. जो भी बिजनेस रन करती है, किसके संरक्षण में? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉस के संरक्षण में ही सारे बिजनेस चलती हैं. अगर स्टेबल गवर्नमेंट ना हो और करप्शन अपने हाई पर हो और बहुत सारा गवर्नमेंट की दखलंदाजी बिजनेस में देखने को मिले, रेड टेपिज्म हो, ओके, अननेसेसरी पेपर वर्क हो और ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल्स का ज़्यादा दबदबा हो, तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी नेगेटिव और इट मे एक्ट एज अ बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप. सेकेंड पॉइंट इज स्टैच्यूटरी, दैट इज़ लीगल एंड टैक्सेशन. जब स्टैच्यूटरी वर्ड आता है तो हमें समझना है कि यहाँ लीगल और टैक्सेशन की प्रोविजंस की बात की गई है. द स्ट्रेंथ एंड फेयरनेस ऑफ द लीगल सिस्टम अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जितना फेयर या जितना पावरफुल लीगल सिस्टम होता है, उतना ही एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी पर असर पड़ता है. बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर अ वाइड वैरायटी ऑफ लीगल सर्विसेज. उनको कई तरह के लीगल सर्विसेज की ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए. द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल. गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है मार्केट के ऊपर टैक्सेशन के माध्यम से. द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन द मार्केट थ्रू प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन.
एफिशिएंट एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं, ऐसा ढांचा तैयार करें किसी भी बिजनेसमैन के लिए जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें बैरियर्स कम से कम हो, ओके, सो दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टू कैरी आउट एंड टेक एडवांटेज ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ कैपिटल अवेलेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी रिस्की वेंचर को कंटिन्यू करने के लिए, ओके, एंड दे ऑल्सो रिक्वायर इंस्टेंट कैपिटल टू स्केल अप देयर बिजनेस क्विकली। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, क्विकली ग्रो करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है इफ़ द आइडिया इज़ फाउंड टू बी सक्सेसफुल। Availability of capital helps the entrepreneur to bring together the land, machine and the necessary material, combining them and producing goods. Capital therefore is regarded as a lubricant. Capital एक lubricant की तरह काम करता है, ओके। lubricant वो होता है जो किसी चीज़ को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करे। तो अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत स्मूथली कैरी ऑन होते हुए चाहते हैं तो कैपिटल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इज़ अ lubricant which ensures the smooth and uninterrupted flow of goods and services. द फोर्थ पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की 24/7 अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। रॉ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एन एसेंशियल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फॉर एनी इंडस्ट्री। इन द एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स नो एंटरप्राइज कैन फंक्शन, ओके, क्योंकि रॉ मटेरियल के एब्सेंस में प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा और इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन यू कैन नॉट थिंक ऑफ सेलिंग और मार्केटिंग योर गुड्स. So without adequate supply of materials, no industry can function properly. Therefore, emergence of entrepreneurship can be badly affected. The fifth point is availability of labor. Labor is an important factor of production for any kind of product or service. Easy availability and the right type of workers have a good impact on entrepreneurship. The quality rather than quantity of labor, okay, influences the emergence and growth. Okay, तो यहाँ पर हम क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस देते हैं कि लेबर की क्वालिटी कैसी है रादर देन क्वांटिटी, ओके। इससे जो ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस की वो काफ़ी बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर वेंचर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस विद द इंटेंशन ऑफ डिसरप्टिंग एन इंडस्ट्री, ओके, और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ये छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिजनेस को टक्कर देने के लिए, इंडस्ट्री को टक्कर देने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। सच बिजनेसेस आर फंडेड बाय फ्रेंड्स और मेंबर्स ऑफ फैमिली। यहाँ पे फैमिली के मेंबर्स खुद ही पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फ्रेंड्स का सपोर्ट लेते हैं। दे लैक द स्केल टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल, ओके। इनका स्केल, इनका जो साइज ऑफ बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता कि वेंचर कैपिटल से पैसे, ओके, उठाए जा सके। Examples of small business entrepreneurship include the grocery stores, consultant, etc. Next is scalable startups. A scalable startup takes an innovative idea. Okay, जो scalable startups होते हैं वो बहुत ही innovative thought और ideas लेकर आते हैं and they search for a scalable and repeatable business model that will grow in future. Okay, और जो profit भी generate करके दे। इनकी जो फंडिंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट या पैसा जो इनको मिलता है, दे कम फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, ओके, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप्स ओनली मेकअप स्मॉल प्रोपोर्शन, ओके। जितने भी बिजनेस अभी ऑपरेट कर रहे हैं देश भर में, स्केलेबल स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है बिकॉज इसमें रिस्क कैपिटल ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये प्रॉफिटेबल निकला तो ये जो रिटर्न्स देता है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम। आज के दिन अगर स्केलेबल स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल देखना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ओके। लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप, पॉइंट नंबर 3, लार्ज कंपनीज थ्रू सस्टेनेबल इनोवेशन दे ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स दैट आर वेरिएंट्स अराउंड देयर कोर प्रोडक्ट। तो जो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनके जो कोर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं में से कुछ मॉडिफिकेशंस करके ये उन प्रोडक्ट्स के कई सारे वेरिएंट्स, वैराइटीज़ निकालते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मीट द चेंजिंग कस्टमर नीड्स। तो अपने कोर प्रोडक्ट्स में जो उनका प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता है उसी में छोटे मोटे बदलाव करके, ओके, वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए नए गुड्स तैयार करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, ओके। इस काम के लिए वो किसी दूसरे कंपनी से पार्टनरशिप कर सकते हैं या किसी इनोवेटिव कंपनी को पूरी तरह से खरीद सकते हैं। ऐसे कंपनीज़ के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गूगल, सैमसंग, एट्सेट्रा। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. Social entrepreneurship is the process of launching and running an enterprise serving as a social cause. A social entrepreneur seeks to
ट्रांसफॉर्म समथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल टू अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। वो कुछ ऐसी बदलाव करने चाहता है प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, जो लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टारगेट करे, मतलब जो बहुत ही पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। उसका एक सोशल मिशन होता है इन एडिशन टू इनोवेशन। वो गुड्स में इनोवेशन तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके टारगेट होती है कि उस इनोवेशन का जो बेनिफिट है वो डिसएडवांटेज्ड या अनप्रिविलेज्ड सेक्शन को भी मिले, यानी कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी इसका लाभ ले सके। ओके, जिनके पास रिसोर्सेस या मनी की कमी होती है। फिर आते हैं हम इंट्राप्रेनरशिप की तरफ। ओके, अभी तक हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ इंट्राप्रेनरशिप। गिफॉर्ड पिनोचेट द सेकेंड, ओके, ये पर्सन का नाम है गिफॉर्ड पिनोचेट द सेकेंड, जिन्होंने अपनी किताब में लिखी थी एंटरप्रेन्योरिंग के बारे में 1985 में। उन्होंने एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया था, इंट्राप्रेनर। ये वो बंदा होता है जो किसी कंपनी का, बड़े कंपनी का सीनियर मैनेजर होता है। ओके, सीनियर मैनेजर की हैसियत से वो काम करता है, लेकिन वो किसी बड़े कंपनी का सीनियर मैनेजर होता है, लेकिन वो काम एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहा होता है। ओके, एंटरप्रेन्योर की तरह वो बिहेव करता है, काम करता है, लेकिन वो होता किसी बड़ी कंपनी का सीनियर मैनेजर है, यानी कि उसे एज अ मैनेजर एम्प्लॉयड किया जाता है। ही इज़ द हेड ऑफ अ सेमी ऑटोनोमस डिवीजन। ही इज़ एम्पावर्ड टू डिस्कवर एंड एग्जीक्यूटिव इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़। उनको ये राइट दी जाती है कंपनी की तरफ से कि वो अपनी इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ कंपनी के सामने रख सके विद इन द कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क। मतलब कंपनी के कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के तहत अगर वो बिज़नेस आइडियाज़ फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, तो उसे ये इजाज़त है कि वो अपने बिज़नेस आइडियाज़ कंपनी के साथ शेयर कर सके। ओके, उसके पास ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर परसुइंग द आइडिया एंड मेकिंग इट फुलफिल। उसके इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कंपनी उसे नेसेसरी फ्रीडम देती है, जो फंड्स, पैसों की ज़रूरत है और बाकी रिसोर्सेज वो सारा उसे प्रोवाइड करती है, ताकि नए प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च किया जा सके। तो वो एक कंपनी में एम्प्लॉयड रहता है, सीनियर मैनेजर होता है किसी बड़ी कंपनी का, और उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, और अगर कंपनी का सपोर्ट इसे मिलता है, उसके आइडियाज़ पसंद आते हैं कंपनी को, तो कंपनी उसे नेसेसरी फ्रीडम देती है, फंड्स देती है, पैसे देती है, और जो भी रिसोर्सेस ज़रूरी है अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोडक्ट और सर्विसेज में तब्दील करने के लिए, वो कंपनी उसे प्रोवाइड करती है। सेवरल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनीज लेफ्ट देयर वेल पेड जॉब्स। बहुत से सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो बड़े कंपनियों में काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दिए हैं, और छोड़कर उन्होंने खुद के ही एंटरप्राइज शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे शायद उन्हें उनके इनोवेटिव आइडियाज़ की उतनी कदर नहीं मिली, ना तो उन्हें कोई सपोर्ट मिला कंपनी का, ना ही कोई रिसोर्सेज या नेसेसरी कैपिटल। तो ऐसे लोग जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो बड़ी कंपनियों को छोड़कर खुद का ही एंटरप्राइज शुरू करते हैं अपने नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, ताकि वो इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेज अरेंज करके, कैपिटल लगाकर अपने न्यू प्रोडक्टिव आइडियाज़ को अंजाम दे सकें। दे आर ड्रिवन मोर बाय द डिज़ायर फॉर अचीवमेंट बाय मॉनिटरी दे आर ड्रिवन मोर बाय द डिज़ायर फॉर अचीवमेंट। इनके अंदर डिज़ायर होती है कुछ हासिल करने की, ना कि मॉनिटरी गेन की। ये पैसों से ज़्यादा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को फुलफ़िल करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए मॉनिटरी गेन मिलते हुए भी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इनोवेशन पर ज़्यादा फोकस करें, और इसीलिए बाद में ये खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होकर इंडिपेंडेंटली अपने नए इंटरप्राइज को लॉन्च करते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। द एंटरप्राइजेस लॉन्च बाय देम इन सम केसेस पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द एंटरप्राइजेस दे लेफ्ट। और बाद में ये जो एंटरप्राइजेस सेटअप करते हैं, ये बड़े एग्जीक्यूटिव्स इंडिपेंडेंटली जो एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, वो उन एंटरप्राइजेस के लिए खतरा बन जाता है जिन्हें वो छोड़कर आए हैं। सेवरल कॉर्पोरेशंस एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू रिटेन दिस क्रिएटिव टॉप एग्जीक्यूटिव्स। बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंट्राप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है, ताकि जो एम्प्लॉयड जो मैनेजर्स हैं, जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो कंपनी का काम छोड़कर चले न जाए। तो उनको रिटेन करने के लिए, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने एक अलग सी डिपार्टमेंट लॉन्च की थी, इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट IBU। तो IBU को प्रमोट किया गया था, और इसे चलाता था कोई इंट्राप्रेनर। जैक वेल्स, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक US, सेड दैट द की टू एल्योर एंटरप्रेन्योर्स इज टू गिव देम अ सेंस ऑफ ओनरशिप। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहते हैं कि सीनियर मैनेजर्स जो हैं टिके रहें, एग्जीक्यूटिव्स टिके रहें, तो उन्हें उनके इनोवेटिव थॉट्स को प्रमोट
करने देना चाहिए. ओके. So intrapreneurship basically is the process of discovering and exploiting business opportunities within an existing company. किसी एक existing company में रहते हुए जब आप नए thoughts, नए business opportunities को explore करते हैं और उसे उसी कंपनी में लॉन्च करते हैं तो उसे इंट्राप्रेनरशिप कहा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्राप्रेनरशिप. कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क. इंट्राप्रेनरशिप ऑकर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी के दायरे में रहते हुए इन आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है. मतलब जो मैनेजर होता है वो बिज़नेस आइडियाज़ को प्रमोट तो करता ही है लेकिन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में रहकर. ओके. यानी कि अगर वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होता है तो फिर उसके आइडियाज़ को प्रमोशन मिलता है और उसे नेसेसरी रिसोर्सेज और फंड्स भी दिया जाता है. सेमी ऑटोनोमस. इंट्राप्रेनरशिप जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस है. ओके. इसमें आप क्रिएट तो करते हैं और नर्चर करते हैं अपने आइडियाज़ को, बट इट में बी सब्सिडियरी, अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट और अ डिवीजन. ये कोई स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट हो सकता है या कोई सब्सिडियरी कंपनी हो सकती है जिसके पास पूरी ऑटोनॉमी नहीं है, फुल राइट नहीं है, फुल स्केल राइट नहीं है ऑपरेट करने का. लैक ऑफ ओनरशिप. द इंट्राप्रेनर इज़ नॉट द ओनर ऑफ द यूनिट ही क्रिएट्स. जो इंट्राप्रेनर होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की हैसियत से है, एम्प्लॉयड होता है. सो ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द यूनिट ही क्रिएट्स एंड नर्चर्स. और कुछ केसेस में ही में बी गिवन सम स्टेक इन द इक्विटी ऑफ द कंपनी. और कुछ केसेस में उसे कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि उसे ओनरशिप मिल सके. सीनियर मैनेजर पोजीशन. एन एंटरप्रेन्योर ऑक्युपाइज अ सीनियर मैनेजर पोजीशन इन द कंपनी. बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर द सीनियर मैनेजर्स. ही मे बी अ डिविजनल हेड और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. लिमिटेड रिस्क टेकिंग. एंटरप्रेन्योर डज नॉट बियर द फुल रिस्क. इंटरप्रेन्योर अनलाइक एंटरप्रेन्योर. ओके. एंटरप्रेन्योर की तरह जो इंटरप्रेन्योर है वो पूरे रिस्क को बियर नहीं करता. ही मे लूज हिज जॉब एंड हिज इमेज इन द इंडस्ट्री. ओके. मे सफ़र बट फाइनेंशियल लॉस इज़ नॉट देयर. इसमें उसके रेपुटेशन का लॉस हो सकता है, इंडस्ट्री का लॉस हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस का खतरा नहीं है. सिक्स्थ पॉइंट, ही इज़ अकाउंटेबल टू द ओनर. एन इंट्राप्रेन्योर इज़ नॉट हिज ओन बॉस. ओके. इंट्राप्रेन्योर खुद का बॉस नहीं होता. ओके. उसे जो फ्रीडम मिली है वो उसके एम्प्लॉयर से, उसके बॉस से मिली है. एंड ही गेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी. ही डज नॉट हैव टू स्पेंड एनीथिंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, बट येस he is held accountable to the owner or the promoter of the company. Classification of intrapreneurs. Intrapreneurs दो तरह के होते हैं. एक होता है venture intrapreneurs and the second is project intrapreneurs. Venture intrapreneurs are those involved in internal corporate venturing. Okay, जो internal corporate venturing में लगे हैं they are venture entrepreneurs. And those who are involved in इंट्राप्रेनरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, जो कोई न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या कोई स्पेशल आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, दे आर प्रोजेक्ट इंट्राप्रेनर्स. नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्राप्रेनरशिप. इंट्राप्रेनरशिप पे कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं? ओके. नंबर वन इज मैनेजमेंट सपोर्ट. मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर इंट्राप्रेनरशिप. यहाँ पर मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट ज़रूरी होता है. ओके. एम्प्लॉय के इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए. रोल ऑफ अ मैनेजर इन क्रिएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर्स इज क्वाइट वाइटल. ओके. अ गुड मैनेजमेंट सपोर्ट ऑल्सो represent acceptance of employees' valuable options and ideas. Second is organization culture. Organizational culture is one of the factors influencing intrapreneurship, including a series of well-integrated and valuable opinions, beliefs, values, and behaviors that have important roles to the success of an organization. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक बड़ा फैक्टर होता है जो इंट्राप्रेन्योरशिप पर प्रभाव डाल सकता है. इसमें आता है वेल इंटीग्रेटेड एंड वैल्यूएबल ओपिनियंस. जो ऐसे विचार, ऐसे ओपिनियंस होते हैं जो पूरी तरह से वेल इंटीग्रेटेड होते हैं, अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ की गई. ओके. बिलीफ्स एंड वैल्यूज़ होते हैं. रिसोर्स अवेलेबिलिटी. दे आर बेसिकली टू कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज. जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की गई रिसोर्सेज टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं. टेंजिबल एसेट्स are physical capital and intangible assets are human and social capitals. They are foundation for all types of activities within organizations.
The fourth point is reward and appreciation. To motivate entrepreneurship in an organization, it is important to appreciate and give rewards. Reward देना और उनके काम की तरफदारी करना बहुत ज़रूरी होता है. Companies provide employees with these rewards in the form of bonus, and some rewards are given as cash, profit from shares, insurance, pension, etc. That helps them keep them motivated. Okay. Organization must appreciate the work of employees. Employees के वर्क को appreciate करना, उनकी काम की तरफदारी करना organization की जिम्मेदारी है. And give them feedbacks. Entrepreneurs need a lot of inspiration and support, especially mental support, to come up with the innovative ideas. The fifth point is risk taking. Risk taking can be considered as an important element of entrepreneurship. ये बड़ा एलिमेंट होता है रिस्क टेकिंग. द रिस्क टेकिंग डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द एस्पेक्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ अ कंपनी दैट रेफर्स टू फर्म्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू डिवोट इंक्रीज्ड रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे फर्म की विलिंगनेस देखी जाती है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की विलिंगनेस देखी जाती है कि वो रिसोर्सेज को सप्लाई करना चाहेगी कि नहीं अपने ही एम्प्लॉयज़ के इनोवेटिव आइडियाज़ को पूरे करने के लिए. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रेडी टू टेक रिस्क टू सपोर्ट द एंटरप्रेनर्स. एंटरप्रेनर को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क लेने के लिए तैयार होना होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज और कैपिटल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करता है. और जो एंटरप्रेनर जो कि बेसिकली कोई सीनियर मैनेजर या एग्जीक्यूटिव है, वो सिर्फ अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, अपनी जेब से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करता. सो दे आर एट मिनिमम रिस्क. डिफरेंट